सबसे पहले यह इसकी दिक्कत है। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि हिंदी कई खंडों में विभक्त है। हिंदी 5 प्रकार की होती है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि आप मेरठ में परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो क्या आप समझेंगे, आपका उत्तर क्या होगा। झारखंड में परीक्षा देने के लिए जाएंगे तब आप क्या कौन सा ज्ञान रखेंगे और आपके लिए कौन सा ज्ञान उपयोगी होगा, बिहार के लिए कौन सा उपयोगी होगा। दूसरी बात ध्यान देना, व्याकरण, लेखन कला और भाषा विज्ञान सब अलग अलग है। आपको जो हिंदी पढ़नी है उसमें 85% व्याकरण रहेगा और 15% में कुछ लेखन कला भी आ जाएगी और भाषा विज्ञान भी आ जाएगी। मैं यह नहीं चाहूंगा कि मैं आपको पिक एंड चूज करके पढ़ाऊं, चुन चुन कर पढ़ाऊं, छाट कर पढ़ाऊं। मैं चाहूंगा कि आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें अगर आपको अवसर है और समय है। समय के अभाव में पिक एंड चूज करके पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाएगा यह मैं सिलेबस भी आप लोगों को मैं लिखा रहा हूं। पहले सिलेबस लिख लें, उसके बाद पढ़ाना मैं शुरू करूंगा। पहला चैप्टर आपका होगा भाषा। भाषा जहां लिखने की जरूरत होगी बोल देंगे आप, मैं वहां लिख लूंगा भाषा। दूसरा चैप्टर होगा ध्वनि और वर्ण विचार। ध्वनि और वर्ण विचार। यहां आप एक बात समझ लें, उपलब्ध जो आपकी पुस्तक होगी शायद किसी किताब में ध्वनि चैप्टर नहीं है, लेकिन 4 वर्ष पहले बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई थी, झारखंड पुलिस की जो परीक्षा हुई थी, उसमें ध्वनि चैप्टर को जोड़ दिया गया है। क्योंकि मैं यह प्रश्न उठाता था, बहुत दिनों से प्रश्न उठाता रहा था कि ध्वनि और वर्ण दोनों 2 हैं, दोनों अलग अलग हैं। भाषा विज्ञान अलग कहता है कि ध्वनि अलग है, भाषा अलग है, वर्ण अलग है। लेकिन व्याकरण में एक ही चैप्टर में आप लोग पढ़ते थे, वर्ण चैप्टर, उसी में वर्ण थोड़ा सा, ध्वनि थोड़ा सा आ जाती थी। ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता था। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो समझ जाएंगे आप। शायद आप लोग वर्ण की परिभाषा पढ़े होंगे, किताब में लिखा हुआ है भाषा की वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके वर्ण कहलाता है। यही ना है? अब समझने का प्रयास करना। भाषा की वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, तो किसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके? ध्वनि का। कहलाता क्या है? वर्ण। और ध्यान दो, मैंने कहा क, यह आपने सुना कि देखा, यह ध्वनि है। यह ध्वनि है जिसे आपने सुना, यह श्रव्य है। मौखिक भाषा की मूल इकाई है। बोर्ड पर मैंने लिखा क, आप सबों से मैंने पूछा क्या है, देखकर बोल रहे हैं कि सुनकर। यह है वर्ण। तो वर्ण को आप देखते हैं, वर्ण दृश्य है और मौखिक भाषा की मूल इकाई जो ध्वनि है, तो वर्ण को आप देखते हैं, वर्ण दृश्य है और मौखिक भाषा की मूल इकाई जो ध्वनि है वह श्रव्य है, वह सुनी जाती है। क्लियर? मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको दोनों चैप्टर को पढ़ना है, ध्वनि को भी और वर्ण को भी। इसीलिए मैंने आपको लिखाया आपको चैप्टर के रूप में ध्वनि और वर्ण विचार। क्लियर? तीसरा लिखिएगा शब्द विचार। शब्द विचार लिख लिया आप लोगों ने? शब्द में व्याकरण की दृष्टि से 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। कुछ किताब में आ गया है। विकारी में आपको पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के रूप में आपको पढ़ना है अव्यय। और जब शब्द चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, तो जितने आधार पर शब्द के भेद हैं वे सब आप लोग पढ़ेंगे। इसलिए अलग अलग चैप्टर लिखाने की कोई जरूरत नहीं। आप पढ़ेंगे तो अलग अलग लिखेंगे और अलग अलग पढ़ेंगे आप। इसी चैप्टर का एक अंग आ जाता है उपसर्ग और प्रत्यय, जिससे आप लोगों को बहुत प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब आप लिखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा के बाद सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण मैं लिख रहा हूं। विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। किताब में आप देखेंगे केवल प्रविशेषण, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, लेकिन प्रश्न जो आपके सामने रहेंगे वे विशेष्य से भी रहेंगे और प्रविशेषण से भी रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को तीनों ही पढ़ाऊंगा, विशेषण भी, विशेष्य भी और प्रविशेषण भी। क्लियर? इसके बाद लिखिए क्रिया। क्रिया
यहां पर 2 मिनट आपको मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा अपनी ओर, आप ध्यानस्थ रहेंगे जरा। स्कूल में जो आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा, कॉलेज में भी वही पढ़ना था, लेकिन कॉलेज में पढ़ाने वाले पढ़ाए भी नहीं और आप लोग पढ़े भी नहीं। 5 सेकंड तक आप लोगों को 30 नंबर की हिंदी थी व्याकरण की, लेकिन दुर्भाग्य से आप नहीं पढ़ पाए हैं। जो किताब है वह भी 9th और 10th क्लास की लिखी हुई है। वासुदेव बाबू ने भी लिखी किताब, भारतीय भवन से प्रकाशित है, आधुनिक हिंदी व्याकरण। आप में से अधिकांश छात्र उसी को पढ़े हैं। कुछ लोग आप लोग पढ़े होंगे पतन देव कुमार की लिखी हुई किताब व्याकरण भास्कर। इन दो के आगे राम खिलावन राय ने एक पुस्तक लिखी थी, कुछ के बाद वह भी किताब आ सकती है, रह सकती है। चाहे कोई भी किताब हो, आप देखेंगे कि उसमें चैप्टर के रूप में एक ही है क्रिया। किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया भी फिर 2 प्रकार की हो जाती है, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। सकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक और द्विकर्मक। राम ने श्याम को कलम दी। अब इसमें क्रिया कौन है? दी। अब कैसे क्रिया को पिक आउट करोगे? क्रिया को कैसे चुनेंगे? अब शब्द को छापिए। राम संज्ञा, मोहन संज्ञा, कलम की संज्ञा, तो बच कौन गया? दी। यह क्रिया हो गई। अब इस क्रिया के साथ 2 कर्म लगे हुए हैं। राम ने मोहन को कलम दी। राम ने क्या दी? कलम। एक कर्म आ गया। क्या किसको दी? मोहन को। दूसरा कर्म आ गया। अब यह दी क्रिया द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब बहुत पूछी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से किताब में नहीं है। तो किताब पढ़कर पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे वे बेचारे कहां से पढ़ाएंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए पाठक बहुत ऐसे हैं जो जानकर माने पढ़ना चाहते हैं, जिज्ञासु होकर भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि न तो उनको किताब मिल पाती है और न कोई शिक्षक मिल पाता है। अब आगे की बात, अब जो क्रिया का भेद पढ़ा जाता है या आप लोगों को जो प्रश्न के रूप में मिलता है, वह रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। नाम कुछ आ गया है कहीं कहीं प्रश्न के रूप में, प्रेरणार्थक क्रिया कहीं देखे होंगे किताब में, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजाती क्रिया, रंजक क्रिया, आयनाई भर की समापिका क्रिया होती है। तो कहने का मतलब कि 43 प्रकार की क्रिया है यह रचना की दृष्टि से, जिनमें से 10 प्रकार की क्रिया आप लोगों को पढ़ लेनी है। मैं समझता हूं कि समझ रहे होंगे आप लोग। क्रिया के बाद देखिए लिंग, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य। मैं वाच्य की बात कर रहा हूं, अंग्रेजी में वॉइस। वाच्य की अंग्रेजी क्या होती है? वॉइस। उसके बाद वाक्य, वाक्य अंग्रेजी में सेंटेंस। यहां पर आप समझने की बात है आपको, चाहे कोई भी किताब हो, वाक्य की परिभाषा किसी की सही नहीं। दूसरी बात यह भी नहीं समझाए हुए है कि अंग्रेजी में अगर आप एनालिसिस पढ़े हुए हैं या क्लाउज पढ़े हैं, क्योंकि 10th क्लास तक लोग क्लाउज पढ़ता है, इंटरमीडिएट में जब जाता है तो वहां पर जाकर वह एनालिसिस पढ़ता है। तो एनालिसिस की बात आप जब करेंगे तो आप सेंटेंस 3-4 प्रकार के पढ़ते हैं अंग्रेजी में, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स्ड। कहीं कहीं लोग डंडी मार देता है अंग्रेजी वाला, तो कंपाउंड सेंटेंस नहीं पढ़ाता है क्योंकि वह आता नहीं है, उसको नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ाता। हिंदी में हमारी 3 ही है, सरल, मिश्र और संयुक्त। लेकिन वहीं पर अगर नरेशन की बात आएगी, ध्यान देना, तो अंग्रेजी वालों को 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाना पड़ता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। हम हिंदी वालों को 8 प्रकार का पढ़ाना पड़ता है, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छासूचक, इसी तरह से 8 आपका है। मैं आपको संपूर्ण ज्ञान कराऊंगा, रचना की दृष्टि से वाक्य भी पढ़ाऊंगा और अर्थ की दृष्टि से भी वाक्य पढ़ाऊंगा। इसी संदर्भ में वाक्य के जो 2 अंग हो जाते हैं आपके लिए बहुत आवश्यक है, वह है उद्देश्य और विधेय। वह क्या बताएं? उद्देश्य और विधेय, तो नीचे लिख लो, उद्देश्य और विधेय। लिख लिए? लिख दें? और उद्देश्य भी लिखने नहीं आता। उद्देश्य, विधेय, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्जेक्ट। उद्देश्य सब्जेक्ट कहलाता है और विधेय प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अंग्रेजी को तुम लोग कहते हो बड़ी बड़ी समृद्ध भाषा है, सबसे दरिद्र भाषा है। कर्ता को भी हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। कर्ता को भी सब्जेक्ट और उद्देश्य को भी सब्जेक्ट। देख लो, दोनों के लिए एक ही शब्द। ताला के लिए भी
बहनों के लिए भी। सोचो जरा, आप उसको कहते हो कि बहुत समृद्ध भाषा है। अब आगे बढ़ाने के क्रम मैं एक बात आप लोगों से कहूंगा। मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण जो नीरस विषय है ना नीरस, लेकिन अगर आप लोग सहयोग देंगे, सहयोग करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, अगर पूछना होगा तो केवल खड़ा होकर पूछ लेना। 1000 बार पूछोगे मैं जवाब दूंगा। नहीं, जब तक नहीं समझोगे मैं समझाता रहूंगा अलग अलग तरीकों से, क्योंकि मैंने बचाया है उसको, आत्मसात कर लिया है, मैंने पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं किसी तरह से खेल कूद में आपको पढ़ा दूंगा, मैं आपको सिनेमा का मजा दूंगा, लेकिन शांति बनाए रखें। अब आगे समास, समास, संधि, समास के बाद संधि, मुहावरा, लोकोक्ति, मुहावरा के बाद लोकोक्ति। लगता है कुछ आदमी लिखने के लिए कह रहा है। ध्यान देना, चौवन से लेकर 2000 तक मैंने अध्यापन कार्य किया। चौवन के पहले भी विविध हाई स्कूल में पढ़ा लेता था, छुट्टी में घर पर नहीं बैठता था। लेकिन एमए करने के बाद रिजल्ट के पहले मैंने ज्वाइन किया था लेक्चरशिप पटना कॉलेज में, और पढ़ा ही रहा था तब तक मेरा रिजल्ट आया। मैं तब से उसी में पढ़ाना शुरू किया, पटना यूनिवर्सिटी में, पीएन कॉलेज में पढ़ाया, पटना कॉलेज में पढ़ाया, साइंस कॉलेज में पढ़ाया, फिर पटना कॉलेज में रिटर्न हुआ, एचओडी बना, फिर यूनिवर्सिटी का एचओडी होकर रिटायर किया। इसलिए लिखने का काम मैंने कम किया बेटा। कॉलेज में तो लिखने की जरूरत पड़ती नहीं। बच्चे कहते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखा दीजिए, लिखो। इसलिए लिखने में समझ सकते हो कि एक तो अवस्था भी हो गई 92-93 की, और आदत भी नहीं है बेटा। इसलिए कहीं अगर चूक हो जाए तो खड़ा होकर कह देना कि सर यह लिख दीजिए, क्योंकि आप लोगों की वर्तनी बहुत कमजोर है ना। ये इस बात को मैं जानता हूं कि वर्तनी आपकी कमजोर है। तो जब आपकी वर्तनी कमजोर है और गलत लिख लेंगे तो मुझसे आप गलत ज्ञान लेकर ही जाएंगे। और आज से मेरा और आप लोगों का दो संबंध है, ध्यान देना। एक बाबा पोता, बाबा पोती का, और दूसरा गुरु और शिष्य का। मैं कोशिश करूंगा कि अपना दोनों संबंध सम्यक निर्वाह करूं। इसलिए आपकी सारी समस्या हमारी, और मेरी एक ही समस्या कि आप मुझे गुस्सा में नहीं लाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह थोड़ा सा खानदानी दोष है मेरा। आप मेरे माने बेटा की तरह जिसको मैं मानता हूं साथ रखा, और अभी भी साथ है, उसको आप जानते होंगे, सती कुमार सिंह। वह मेरा अपना भतीजा है और अभी भी मेरे साथ है। उसको भी गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। यह एक अवगुण है, लेकिन अनावश्यक तो गुस्सा नहीं आएगा, कभी भी अनावश्यक गुस्सा हम लोगों को नहीं आएगा। जब देखूंगा कि जो नहीं करना चाहिए वह कर रहे हो, जो तुमसे उम्मीद नहीं है वह सामने आ रहा है, तो गुस्सा आएगा बेटा। इसलिए उससे ज्यादा बचाए रखना, क्योंकि अब इस अवस्था में डॉक्टर कहता है कि सर आपको गुस्सा में नहीं आना चाहिए। अब आगे आपने मुहावरा लोकोक्ति लिख ली, उसके बाद लिखिए, जब भी आप लोगों को रेलवे की परीक्षा में अलंकार नहीं पूछा जाता, लेकिन कहीं अगर आप कुछ और परीक्षा देना चाहें, बीपीएससी, यूपीएससी, अमुक अमुक उधर होगा कुछ भी, तो वहां पर है, तो वहां पर आप लोगों से मैं पूछ लिया करूंगा क्लास में, यह आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। अब आगे तो लिख लीजिए, अलंकार, अलंकार, रस, रस, गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश। अब यहां पर मैं सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूं, इसलिए कि भला गद्यांश लिखने नहीं आएगा तो उस आदमी को यह कहने का अधिकार है कि बीए पास किए हुए हैं। इसलिए फिर भी मैंने कह दिया है कि बाबा पोता का संबंध भी है, तो वहां के लिए मुझे जरूरी पड़ जाती है। गद्यांश, और यहां देखो पद्यांश, यहां भी यही है, यो आकार ऊपर अनुस्वार। मैंने इसलिए कुछ यह दे दिया कि बहुत तरह की परीक्षा चल रही है, लोग टी टेट, एस टेट आदि की परीक्षा देने वाले भी एक आध हो सकते,
लोगों को यह पढ़ना है, गद्यांश और पद्यांश भी, अलंकार भी, रस भी। दूसरी बात, बीएड किसी को करना है उसे भी पढ़ना है, तो वैसी हालत में हमें उनको भी निराश नहीं करना है। अगर कोई यूपीएससी और बीपीएससी के विद्यार्थी होंगे, हेलो एसके झा का नाम पूछो ना, हाँ, हमारा पोता पूछ रहा है, वो आ रहा है गाड़ी लेके। अब आगे तो इतना तो मैंने आपको बताया, ध्यान देना कि आप क्या नहीं जानते हैं, आपकी किताब में क्या नहीं है और क्या चाहिए आपको। कोई एक चैप्टर तुम बोलो अपने मन से, मैं अगर बोलूंगा तो कहेंगे कि सर इनका रटा रटाया हो सकता है। ध्यान दो, मैं तुम्हें कुछ वानगी के रूप में दिखाऊंगा कि देखो बेटा यहां यह किताब में लिखा हुआ है, यह नहीं चाहिए, यह होना चाहिए। और चूंकि किताब में जब नहीं है, किताब में जब गलत ज्ञान है, तो आपको उस किताब को पढ़ने से गलत ज्ञान मिलेगा कि सही ज्ञान मिलेगा। अब यहीं पर बात आती है, कोई चैप्टर ले लो, मान लिया गया कि शब्द चैप्टर को ले लो। शब्द की दो परिभाषा मार्केट में चल रही है, कुछ किताबों में देखेंगे कि लिखा हुआ है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते। और यह परिभाषा कैसे गलत है, यह देखो। लिखने वालों ने लिख दिया कि वर्णों के सार्थक समूह को, वर्ण को ही सार्थक मान लिया, तब जबकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। किसी भी वर्ण का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं ना। यह कहना कि वर्णों के आर्थिक, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यह गलत होगा कि नहीं। दूसरी बात की वर्णों का यहां देखो सार्थक समूह, तो समूह में आ जाएगा एक वर्ग विशेष, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, कोई भी किसी भी वर्ग को ले लो, उस वर्ग से कोई शब्द बनता है? जल्दी बोलो, नहीं। इसका मतलब कि परिभाषा गलत की सही? गलत। दूसरी परिभाषा सही है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते। वर्णों का तो मेल होगा ही, अगर सार्थक मेल आपने कराया तब तो शब्द बनेगा, अगर आपने सार्थक मेल नहीं कराया तो शब्द नहीं बनेगा। व्यवहारिक बात लो, बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करो। जब आप लिखते हैं तो मस्तिष्क में एक क्रम चलता है कि इसके बाद यह लिखना है, इसके बाद यह लिखना है, इसके बाद यह लिखना है, तो वहां सार्थक मेल ही कराते हैं कि और कुछ कराते हैं? मेल कराते हैं, इसलिए वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब इसी चैप्टर का दूसरा चैप्टर देखो, आप लोग पढ़े होंगे कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। आप में से कोई नहीं पढ़ा क्या? यही ना पढ़े हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक शब्द होता ही नहीं है, यह बहुत गलत है। अब परिभाषा पर आ जाओ कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, अर्थात जब तक वर्णों का सार्थक मेल नहीं होगा शब्द की रचना नहीं होगी। जब वर्णों का सार्थक मेल होगा तो सार्थक शब्द बनेगा कि निरर्थक? सार्थक। फिर निरर्थक कहां से आ गया? हाँ, हम लोग कभी कभी व्यवहार में बोलते हैं कि चलो यार चाय वाय हो जाए, तो चाय तो सार्थक है और बिल्कुल निरर्थक है। कैसे? चलो तो अगर कहते हो चलो वाय हो जाए, चाय के साथ उसका प्रयोग करते हो तो निभा जाता है, उसका निर्वाह हो जाता है। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से तुम वाय का प्रयोग करो तो वाय का प्रयोग होगा नहीं, इसलिए सार्थक और निरर्थक गलत हो गया है। अब आप लोगों की परीक्षा का आधार एनसीईआरटी है। अरे एनसीईआरटी वालों को जब यह पता चला कि यह गलत है तो 2003 में उसने सुधारा और 10th क्लास का कोर्स 2 है हिंदी का, कोर्स ए और कोर्स बी। पहले कोर्स ए में सुधार आया, बाद में कोर्स बी में सुधार आया। अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं, पहले 4 दिया, बाद में 5 दिया, और फिर इस बार मार्च में एक उसमें जुड़ने जा रहा है, कई शब्दों के लिए एक शब्द, अब 6 हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैं पढ़ाने के क्रम में पढ़ाऊंगा कि अर्थ की दृष्टि से शब्द 6 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 5/6 कहेंगे। अगर अनाउंसमेंट हो गया 6 तो 6 मानना, अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो 5 मानना, क्योंकि यह भी गलत है। यहीं पर अगर तुम लोग यूपीएससी का विद्यार्थी होता, नीट का विद्यार्थी होता, तो मैं अपने ज्ञान की गति को बोलता। क्योंकि शब्द शक्तियां 3 है, अभिधान, लक्षणा और व्यंजना, और इन शब्द शक्तियों के आधार पर 3 तरह का अर्थ हो जाता है शब्द का, अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंजनार्थ। तो जब अर्थ 3 तरह का होगा तो शब्द कितने प्रकार का होगा? 3। वाचक, लक्षक, व्यंजक। इसको कोई नहीं काट सकता, यह अकाट्य है। क्योंकि आप लोगों की परीक्षा जब विवादित हो जाती है, अंक विवादित हो जाता है, आंसर विवादित हो जाता है, तो हाईकोर्ट में जाता है। कुछ झगड़ा कहां पहुंचता है? हाईकोर्ट में। तो वहां जो सही रहेगा वही ना माना जाएगा। तो वहां पे जो मैं कह रहा हूं कि वाचक, लक्षक, व्यंजक 3 होगा, अर्थ की दृष्टि से सब वो सही होगा। तो 5 और 6 नहीं रहेगा, लेकिन क्या करोगे? एनसीईआरटी वाली बात। इसी तरह से प्रयोग की दृष्टि से जो शब्द 3 प्रकार के हैं, सामान्य, तकनीक और अर्ध तकनीक, यह किताब में नहीं है, तब जबकि आप लोगों को अधिक पूछा जाता है। आप लोगों को पूछा जाता है व्याकरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और यह यूपी में पूछा जाता है रूप या रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब अगर पढ़ाने के क्रम में मैं दोनों नहीं बताऊं तो जानकर भी आप अपना अंक खो देंगे कि नहीं?
इसलिए एक शिक्षक से पढ़ना और एक अभ्यासी से पढ़ना अंतर करेगा। इसी संदर्भ में मुझे यह पता नहीं है बेटा कि क्लास आप अभी अनवरत चलेगी या बंद हो जाएगी या क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर आप ऑफिस से अपना कन्फर्म हो लेंगे और जैसी क्लास होगी उसकी व्यवस्था जैसी होगी हम लोग उसी तरह से तैयार रहेंगे अपना, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बात समझ गए? आज हम लोग पहला चैप्टर, पहला टॉपिक पढ़ेंगे भाषा। इसके पहले कल जो मैंने सिलेबस लिखाया था उसमें दो छोर जोड़ लेंगे, एक वर्तनी और दूसरा रचना और रचनाकार के नाम। इसलिए कि जिस परीक्षा के परीक्षार्थी आप हैं, आप परीक्षार्थियों के लिए बहुत अपेक्षित है दोनों चैप्टर। तो आज का चैप्टर आपका रहा भाषा। चैप्टर का नाम जो आपको लिखना है वर्तनी। वर्तनी अंग्रेजी में स्पेलिंग, फारसी में हिज्जे, और दूसरा रचना और रचनाकार के नाम। अब हम लोग अपने चैप्टर पर आ जाए। भाषा एक शब्द है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे संस्कृत धातु रूप और शब्द रूप। क्रिया की उत्पत्ति भी धातु से होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और यहां बात आ जाएगी कि भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेट्स होता क्या है? ये लोग कहां हो? ठीक है ठीक है, तो यहीं आके लगा, चाहे कपिला में रहो, मैं आ रहा हूं। कपिले में रह जाओ, मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, यही आ जाओ। तो भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई। लिख लो, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। अब यहां एक बात और भी, शब्द का शब्दार्थ तो मैंने आपको लिखा दिया, एक प्रश्न का उत्तर भी आपको मैंने लिखा दिया। लेकिन यहीं पर अगर पूछेगा कि भाषा किसे कहते हैं, तब आपको परिभाषा देनी होगी। परिभाषा के संबंध में अन्य किताबों में भाषा को साधन मान लिया गया है। प्रायः लोगों ने अपनी किताब में लिखा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार की अभिव्यक्ति करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार से स्वयं अवगत होते हैं। लेकिन 2003 में यह बात स्पष्ट हो गई है कि भाषा साधन नहीं है, भाषा माध्यम है। साधन होने के लिए 3 गुणों का होना आवश्यक है। पहला गुण है स्पर्शिता। आप बैठे हुए हैं, जिस पर बैठे हुए हैं, आप जो पहने हुए हैं, जिस पर आप लिखेंगे और जिससे लिखेंगे, इन सबों में स्पर्शिता का गुण है, उसे आप छू सकेंगे। ये सब साधन हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि क्या आप भाषा को छू सकेंगे? नहीं। इसलिए भाषा साधन नहीं, भाषा माध्यम है। भाषा साधन नहीं है, इसके लिए दूसरा यह गुण है, साधन का दूसरा गुण स्थानांतरण का गुण। भाषा में स्थानांतरण का गुण नहीं है। लेकिन आप जो पहने हुए हैं और जिससे आप लिखते हैं कलम से, वह किसी न किसी फैक्ट्री में उत्पादित हुआ है। फैक्ट्री वालों से दुकानदारों ने खरीदा, वह अपने यहां ले आया, और दुकानदारों से आपने खरीद लिया, वो अब आपके पास है। तो आपकी कलम का, आपकी शर्ट का स्थानांतरण हुआ कि नहीं? स्थानांतरण का गुण उसमें है, इसलिए वे साधन है। लेकिन भाषा का स्थानांतरण नहीं होता। ऐसी बात नहीं कि अंग्रेजी अगर लंदन से आई तो वहां अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती है। भाषा का प्रचार होता है और प्रसार होता है, लेकिन साधन का स्थानांतरण हो जाता है। इसलिए भी भाषा साधन नहीं है। साधन का तीसरा गुण होता है स्वामित्व परिवर्तन। इसका मालिक बदलता है। आपके पास जो कलम है वह उत्पादित हुई, उसका उत्पादन हुआ फैक्ट्री में। जब तक वह फैक्ट्री में कलम थी, उसका मालिक कौन था? फैक्ट्री वाला। फैक्ट्री वालों से दुकानदारों ने खरीद ली, दुकानदार ने खरीद ली, मालिक कौन हो गया? दुकानदार। और दुकानदार से आपने खरीद ली, मालिक कौन? आप। तो साधन का मालिक होता है, लेकिन भाषा का कोई मालिक नहीं होता। इसलिए हम भाषा को साधन नहीं कहेंगे, भाषा को क्या कहेंगे? माध्यम। अब लिखो, भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त करते हैं।
अभिव्यक्त करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार से हम स्वयं अवगत होते हैं। अब लिखेंगे, ध्यान देंगे आप लोगों के लिए और आपकी परीक्षा का जो स्तर है, इस स्तर वाली परीक्षा के लिए भाषा दो ही प्रकार की मानी गई है, मौखिक और लिखित। लेकिन अगर नीट की परीक्षा देनी है हिंदी वालों को लेक्चरशिप के लिए, या यूपीएससी की परीक्षा देनी है और अवसर पर हिंदी रखनी है, एमए वालों के लिए, ऑनर्स वालों के लिए भाषा 3 प्रकार की हो जाएगी। अब आप लोग अपना निश्चित करेंगे और निर्धारित करेंगे कि आपको कौन सी परीक्षा देनी है। उसी के मुताबिक अगर प्रश्न आ जाए कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो 2 मानेंगे या 3 मानेंगे। और नीचे लिखिए, या भाषा अधोलिखित प्रकार की होती है या निम्नलिखित प्रकार की होती है। हेलो, मैं क्लास में हूं, ठीक है, मैं आ रहा हूं। भाषा 2/3 प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा और तीसरी है सांकेतिक भाषा। अब आप लिखेंगे मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने भाव या विचार को अभिव्यक्त करते हैं, जब हम बोलकर अपने भाव या विचार को अभिव्यक्त करते हैं, तो अभिव्यक्ति के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। पाराचंद, इस भाषा की मूल और सबसे लघु इकाई, इस भाषा की माने मौखिक भाषा की, इस भाषा की मूल और सबसे लघु इकाई ध्वनि है। पाराचंद, अब लिखेंगे लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने भाव और विचार को, जब हम लिखकर अपने भाव या विचार को अभिव्यक्त करते हैं, तो अभिव्यक्ति के इस माध्यम को लिखित भाषा कहते हैं। तो अभिव्यक्ति के इस माध्यम को लिखित भाषा कहते हैं। पाराचंद, स्मरणीय है कि लिखित भाषा की मूल इकाई वर्ण तथा सबसे लघु इकाई भी वर्ण ही है। पाराचंद, सांकेतिक भाषा, यहां पर समझाने की बात है बेटा। कुछ ऐसे भाव और कुछ ऐसे विचार होते हैं। भाव उद्भुत होता है हृदय में, विचार उद्भुत होता है मस्तिष्क में। ध्यान देना, यही कारण है कि कुछ आदमी भाव प्रधान होने के कारण हृदय प्रधान हो जाता है और वह भावुक हो जाता है, और कुछ आदमी विचार प्रधान होने के कारण मस्तिष्क प्रधान हो जाता है। भाव प्रधान व्यक्ति हानि लाभ बहुत कम सोचता है क्योंकि वह भाव के प्रवाह में बह जाता है, लेकिन विचार प्रधान व्यक्ति जो होता है वह सोच समझकर स्टेप लेता है। किसी को अगर रसगुल्ला भी खिलाना होगा तो सोचेगा कि वह कल खिला सकता है कि नहीं। अगर देखेगा कि कल वह नहीं खिला सकता है तो अपना मुंह ही घुमा लेगा कि वह समझे कि मैंने उसको नहीं देखा। अब आगे
कुछ ऐसे भाव और विचार होते हैं जिसे हम बोलकर भी व्यक्त नहीं कर पाते, लज्जा आती है बोलने में, लिख कर भी व्यक्त नहीं कर पाते कि कहीं किसी और के हाथ में न पड़ जाए, या भय रहता है और संकोच भी रहता है। वैसे भाव और विचार को सहज ही लोग अपनी आंखों आंखों में बतिया देता है, और ऐसा भाव साहित्य का विषय बन जाता है। कवि बिहारी इस कला में माहिर थे और उन्होंने सांकेतिक भाषा का बहुत प्रयोग किया। उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है, पोता मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब आगे तो अब लिखिए सांकेतिक भाषा। जब हम संकेत के माध्यम से अपने भाव और विचार को व्यक्त करते हैं, तो अभिव्यक्ति के इस माध्यम को सांकेतिक भाषा कहते हैं। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि भारत का मध्यकाल दो भाग में बटा हुआ है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की जो भाषा है, साहित्य की भाषा अलग है, राजभाषा अलग है। राजभाषा उस समय नहीं हुआ करती थी, उस समय दो ही भाषा रहती थी, एक साहित्य की भाषा और दूसरी राजभाषा। मुगल काल में आप देखेंगे कि मुगल काल में राजभाषा फारसी थी, लेकिन साहित्य की भाषा अवधी थी और ब्रज थी। अवधी और ब्रज, ध्यान देना। अवधी भाषा, आप लोग का जो प्रश्न आएगा उस पर आ रहा हूं। अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, सर्वोत्कृष्ट रचना रामचरितमानस। 3 प्रश्न का उत्तर आया। ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास और सर्वोत्कृष्ट रचना सूरसागर। लेकिन उत्तर मध्यकाल में जब हम आएंगे तो देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, अपना प्रभुत्व भी जमा ली थी, प्रभावशाली हो गई थी, और अपने राज्य या अपने अंग्रेजों को सुदृढ़ करने के लिए राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रतिष्ठापित कर चुकी थी। लेकिन साहित्य की भाषा नहीं बदली, साहित्य की भाषा अवधी और ब्रज ही रह गई। जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ तब एक साथ हमारी हिंदी, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, साहित्य की भाषा, मानक भाषा सभी रूप में आ गए। थोड़ा अंतर पड़ेगा आपको। अब राजभाषा किसे कहते हैं यह ध्यान देना। जो ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की घोषणा हुई, 4 राज्यों ने विरोध किया था। 4 राज्य अभी भी इसे राष्ट्रभाषा नहीं मानते। मोदी जी के आ जाने के बाद अब गुजरात तो खैर मानने ही लगा, अन्य राज्य भी अब मानने लग गया है। बहुत जल्द घोषित होने जा रहा है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अधिक दिन की बात नहीं है, 2-3 महीने की बात है। अब इसलिए कि 2 मीटिंग हो चुकी है, तीसरी मीटिंग होने ही वाली है। राजभाषा क्या है समझ लो, लेकिन इसके पहले मातृभाषा की बात समझ लो। मातृभाषा किसी राज्य की वह भाषा विशेष, जिस भाषा विशेष को बच्चा अपनी मां से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। बीएड वालों को और टेट की परीक्षा देने वालों को यह पढ़ना पड़ता है, उनके लिए अनिवार्य है। राजभाषा किसी राज्य की वह भाषा विशेष, जिस भाषा विशेष में उस राज्य की विद्या माने शिक्षा और प्रशासनिक कार्य होते हैं, शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य होते हैं, क्या कहलाते हैं? राजभाषा कहलाती है। ठेठ भाषा में कह सकते हो कि जिस राज्य में या जिस राज्य का सरकारी कामकाज होता है और जिस भाषा में होता है, उस भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा। लेकिन उस राज्य की राजभाषा, तो सब राज्य की भाषा एक ही नहीं हो सकती, अलग अलग होगी। राष्ट्रभाषा की परिभाषा में इस बात को ज्यादा संभाल कर लिखना पड़ेगा आपको। राष्ट्रभाषा की परिभाषा बड़ा सोच समझ कर दी जाती है। किसी राज्य की वह भाषा जिस भाषा में वहां के लोग या वहां के अधिकाधिक लोग बोलते और समझते हैं, वहां की राष्ट्रभाषा कहलाती है। साहित्य की भाषा अलग से नहीं होती। आप लोग समझते होंगे जो साहित्य जब पढ़ते हैं, कविता आदि, तो जल्दी समझ नहीं पाते।
इसलिए निश्चित रूप से साहित्य की भाषा क्लिष्ट होती है, कठिन होती है, वो अलग होती है। आप अगर इतिहास पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कई पन्ने पढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप कविता पढ़ना चाहेंगे तो शायद दो चार पांच पंक्ति पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, आपका दिमाग थक जाएगा। नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे? नहीं समझेंगे तो आपका दिमाग थकता है कि नहीं? फिर कल के भरोसे छोड़ देते हैं, चोरी को कल पड़ेंगे। इस आधार पर आप कह देते हैं कि साहित्य की अलग भाषा होती है और कठिन भाषा होती है। नहीं, साहित्य की अलग की भाषा नहीं होती। लोक भाषा जो होती है, हम सबों की अलग अलग लोक भाषा है। जैसे भोजपुर के लोग भोजपुरी बोलते हैं, मगहा के लोग मगही बोलते हैं, भागलपुर के लोग अंगिका बोलते हैं, अंगिका। मुजफ्फरपुर वैशाली के लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। चलो मैं आ रहा हूं। ध्यान दो, यह प्रश्न का उत्तर भी है, जल्दी से जोड़ रहा हूं। बिहार की 5 हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका। वज्जिका वैशाली और मुजफ्फरपुर में जो बोली जाती है बोल, यह वज्जिका कहलाती है। तो अंगिका कहां की? मुंगेर और भागलपुर की। मैथिली, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया नहीं, उसमें संथाली घुसी हुई है। ये सारी बातें आपको पढ़नी है, तो आपको लिखनी है। अब मेरा समय जो ले लेते हैं उनसे मैं मुलाकात कर लूंगा और कह दूंगा कि मेरा समय मत लिया करो, चाहे वो झाजी हो चाहे कोई हो।